जिस मार्केट को हम टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट मार्केट है जो स्ट्रीट वेंडर्स के थ्रू जूस पी रहे हैं। तो हमारा जो कंसर्न है उस रीच के अंदर इस प्रोडक्ट को लेके आना है। लोगों को एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है और अब फ्यूचर ही फ्यूचर है। आप फ्यूचर में देखोगे शॉप्स रिप्लेस होने वाली वेंडिंग मशीन। जो हमारा कंसर्न था कि हमने ये प्रोडक्ट स्टार्ट क्यों किया, वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे स्ट्रीट वेंडर्स। अगर मैं शुगर केन जूस की बात करता हूँ, शुगर केन जूस बहुत लोगों को पीना पसंद है लेकिन वो ड्रिंक नहीं करते जस्ट बिकॉज उसका प्रोसेस ऐसा है। वी आर द इंडियाज फर्स्ट वेंडिंग मशीन कंपनी जो आपको फ्रेश जूस देती है वेंडिंग मशीन के थ्रू, ऑल विद इन 45 सेकेंड्स। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेंडीफाई के एक और नए एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं वेंडिंग मशीन बिजनेसेस और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज हम बैठे हुए हैं गो फ्रेश की टीम के साथ। गो फ्रेश इंडिया की पहली जूस एंड सैलेड वेंडिंग मशीन है। तो आज हम बैठे हुए हैं विकास जी जो फाउंडर एंड सीईओ है कंपनी के, और दिशांत जी जो फाउंडर एंड सीएमओ है कंपनी के। तो बात करते हैं कि इनकी कंपनी करती क्या है। तो विकास जी बताइए, आपने शुरू कैसे करा गो फ्रेश को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन यश। कंपनी शुरू कहाँ से हुई है, ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट था जो सबकी लाइफ के अंदर है। जूसेस लोकल मार्केट के अंदर जो जूस हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर बहुत भारी गैप है। या तो वो पैक जूस है विद एडेड प्रिजर्वेटिव्स, या फिर अनहाइजीनिक प्रोसेस होता है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स प्रोसेस करते हैं। इस गैप को हमने आइडेंटिफाई करके इसके सॉल्यूशन पे आए। तो एक सॉल्यूशन हमने फिगर आउट किया कि थ्रू दी वेंडिंग मशीन अगर हम जूस प्रोसेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज द स्टोरी दैट वी स्टार्टेड। ओके। तो जब आपने शुरू करा तो जब भी कोई स्टार्टअप अपनी कंपनी शुरू करती है तो उन्हें कुछ स्ट्रगल्स फेस करने होते हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो आपको क्या स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? इनिशियली सबसे बड़ा चैलेंज तो था टेक्नोलॉजी को लेकर कि एक ऐसी मशीन बनाना जो कि इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से वाइबल हो, इकोनॉमिकल रेट्स पे हम जूस प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि फॉरेन में तो फिर भी वेंडिंग मशीन का कल्चर थोड़ा सा यहाँ से अच्छा है, बट स्टिल इंडिया का जो मार्केट है वो उस चीज़ को लेकर इतना अडॉप्टेबल नहीं था इनिशियली। बट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद में कुछ गवर्नमेंट्स के सपोर्ट्स थे, उनके साथ हमने उस टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट के साथ साथ सोशल अवेयरनेस फैलाई और आज हम उस सॉल्यूशन के साथ एक मार्केट के अंदर है। अच्छा, आप इंडिया की पहली जूस और सैलेड वेंडिंग मशीन है जी। तो आज तक किसी को भी ये आइडिया क्यों नहीं आया और आपने कैसे सोचा कि हम जूस वेंडिंग मशीन शुरू करेंगे इंडिया में? जूस वेंडिंग मशीन स्पेसिफिक नहीं था, स्पेसिफिक ये था कि हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हमें थ्रू दी वेंडिंग मशीन सप्लाई करने हैं। फिर हमने हाइजीन के इश्यूज जो देखे वो सबसे ज़्यादा मेजरली हमें जूस में दिखाई देते थे, जो कि बिल्कुल भी वेंडिंग मशीन के अंदर टारगेट नहीं होते थे। आज भी इंडिया का 75% जो मार्केट है वो डोमिनेटेड है अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के थ्रू। जूस मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस मार्केट को, चूंकि मार्केट इतना बड़ा है, किसी ने टारगेट नहीं किया क्योंकि सब अभी वेंडिंग मशीन्स के लिए फैमिलियर नहीं है। धीरे धीरे लोग वेंडिंग मशीन्स को समझना चालू कर रहे हैं। अपने आप में जूस वेंडिंग मशीन हो सकता है यहाँ पे एक डिकेड के बाद सोचा जाता, लेकिन हमने उस चीज़ को देखा कि भाई फॉरेन के अंदर ये कल्चर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन फॉरेन में भी सिंगल जूस वेंडिंग मशीन आर अवेलेबल। तो हमने मल्टीपल जूस वेंडिंग मशीन की कहानी स्टार्ट करी, उन पे R&D स्टार्ट करी और अपने एक प्रोडक्ट को उतारा। अच्छा दिशांत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी आप एक वेंडिंग मशीन की लोकेशन फाइनलाइज करते हो तो आप कुछ फैक्टर्स के बारे में सोचते होगे। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो आप सोचते हो लोकेशन फाइनलाइज करने से पहले? सर बेसिकली क्या है कि जब भी आप कहीं वेंडिंग मशीन लगाओ उसके पीछे 3-4 पैरामीटर्स है। पहला 24/7 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि आपकी वेंडिंग मशीन की ROI जल्दी निकल जाएगा, तो सेल्स ज़्यादा होगी, रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा। दूसरा है फुटफॉल। फुटफॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन क्राउड होना चाहिए जिससे आपको वेंडिंग मशीन के ROI इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तीसरा टारगेट ऑडियंस, कि आप किस टारगेट ऑडियंस को कैटर कर रहे हो। 4 हमारे मेन फोकस फैक्टर्स है जिससे हम डिसाइड करते हैं। एक है हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट्स, शॉपिंग मॉल्स और यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्टल्स। ये टारगेट ऑडियंस हम इन 4 को डिफाइन करते हैं कि किस बेसिस पर आपको डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पर लगाना है, कौन सी लोकेशन पर नहीं लगाना। अच्छा, तो अभी गोफ्रेश का रेवेन्यू मॉडल क्या है? आप कैसे पैसे कमा रहे हो, आप और किस तरीके से पैसे कमाने का सोच रहे हो? गोफ्रेश सिर्फ एक वेंडिंग मशीन नहीं है, इट इज मोर देन अ वेंडिंग मशीन। इसमें 3 मॉडल्स है रेवेन्यू क्रिएट करने के। पहला मॉडल है फ्रेश जूस का, जैसे कि विकास जी ने आपको ऑलरेडी बताया था। वी आर द इंडियाज फर्स्ट वेंडिंग मशीन कंपनी जो आपको फ्रेश जूस देती है वेंडिंग मशीन के थ्रू, ऑल विद इन 45 सेकेंड्स। दूसरा, इसमें टेक अवे वाला सेक्शन है जो नॉर्मल आपने वेंडिंग मशीन देखी होगी। तो इसमें टेक अवे सेक्शंस में हम क्या करते हैं कि वो भी हम हेल्दी प्रोडक्ट्स देते हैं टेक अवे के लिए, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, पैक पानी की बॉटल हो गई। इट डिपेंड्स ऑल हेल्दी प्रोडक्ट्स उसके थ्रू वेंड करते हैं। सेकेंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एंड थर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज दैट कि इस
मशीन के अंदर एक टीवी की स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन लगी हुई है जिस पर हम एड चलाते हैं। तो ये 3 रेवेन्यू स्ट्रीम है इन शॉर्ट। फर्स्ट, जूस, सेलिंग फ्रेश जूस थ्रू वेंडिंग मशीन। दूसरा, वेंडिंग मशीन के थ्रू नॉर्मल टेक अवे सेक्शन। एंड तीसरा, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रीम। अच्छा विकास जी, मेरे को आप एक बात बताओ कि हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस और कोवर्किंग स्पेसेस में तो आप जूस वेंडिंग मशीन लगा दोगे, पर स्कूल्स में जहाँ पर मोबाइल फोन्स और RFID कार्ड्स अलाउड नहीं होते हैं, वहाँ पर आपने कुछ सोल्यूशन सोचा है कि आप इस पर कैसे काम करने वाले हो आगे? बिल्कुल, ये सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी एक मशीन में इंटीग्रेट भी कर रखा है। हमारी जो मशीन्स हैं वो इंडिया के जितने भी पेमेंट मोड्स हैं सबको एक्सेप्ट करती है, इंक्लूडिंग कैश। तो वी हैव कैश एक्सेप्टर फॉर दिस। तो स्कूल्स के अंदर अगर RFID नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो भी कैश तो बच्चा कैरी करता ही है कहीं ना कहीं। तो कैश के थ्रू भी हमारा जूस जो है डिस्पेंस हो जाता है। एडिंग टू दिस, कुछ स्कूल्स के अंदर RFID एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी मशीन के अंदर RFID वाला ऑप्शन भी है। तो वॉलेट होता है, पेरेंट्स वॉलेट के थ्रू चार्ज करते हैं और स्टूडेंट्स को कैश कैरी करने की जरूरत भी नहीं है, और RFID के थ्रू मशीन डिस्पेंस हो जाता है। बोथ द मॉडल्स आर इन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, उस हिसाब से मॉडल चूज करने वाली बात है। अच्छा, आपने बताया कि जूस वेंडिंग मशीन फॉरेन में थी काफ़ी ज़्यादा, इंडिया में नहीं थी। तो अभी फॉरेन की वेंडिंग मशीन्स, जूस वेंडिंग मशीन्स और आपकी वेंडिंग मशीन में क्या डिफरेंसेस हैं? बेसिक डिफरेंस तो ये है वाइबिलिटी का, क्योंकि फॉरेन की जो जूस वेंडिंग मशीन है वो सिंगल जूस वेंडिंग मशीन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन अदर कंट्रीज। तो वी नीड टू इम्पोर्ट दिस। तो उससे हमारी जो मशीन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस सिंगल जूस के सेलिंग से वो वाइबल प्रोडक्ट नहीं बनता है कहीं ना कहीं। वो ग्लास हमारा सेल होता है 150-200 रुपीज़ पर ग्लास के हिसाब से। इंडिया का मार्केट उस रेट को देने के लिए रेडी नहीं है। जिस मार्केट को हम टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट मार्केट है जो स्ट्रीट वेंडर्स के थ्रू जूस पी रहा है। तो हमारा जो कंसर्न है उस रीच के अंदर इस प्रोडक्ट को लेके आना है। तो इसलिए हमने मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर इस मशीन को डेवलप किया है और इस मशीन से वाइबल प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आजकल हर कोवर्किंग स्पेस, हॉस्पिटल, कॉलेज के बाहर एक जूस की दुकान होती ही होती है। तो आप क्या सोच रहे हो कि अगर आप एक वेंडिंग मशीन अंदर लगाओगे तो उसमें डिफरेंसेस क्या आएंगे कि लोग बाहर जाना प्रेफर करेंगे, आपकी वेंडिंग मशीन से लोग प्रेफर करना जूस लेना चाहेंगे? सोचा आपने इस बारे में कभी कि? बिल्कुल। अब जैसे आप भी एक कॉर्पोरेट के अंदर हो, मैं भी एक कॉर्पोरेट के अंदर हूँ, तो हमारे नियर बाय पूरी सराउंडिंग ही ऐसी है कि वहाँ पे स्टेट वेंडर सिर्फ जूस सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव था, जो स्टोरी लाइन थी इनिशियली, जो हमारा कंसर्न था कि हमने ये प्रोडक्ट स्टार्ट क्यों किया, वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे स्टेट वेंडर्स। अगर मैं शुगर केन जूस की बात करता हूँ, शुगर केन जूस बहुत लोगों को पीना पसंद है, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज उसका प्रोसेस ऐसा है कि वो उसको रिसाइकल करते रहते हैं। वहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है, वो किसी भी तरीके का क्वालिटी अश्योर नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप एक फ्रेश और हेल्दी जो प्रोडक्ट है उससे आप दूर जा रहे हो। तो उस प्रोडक्ट को हम लोग एक हेल्दी तरीके से आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा दिशांत जी, आजकल जहाँ भी वेंडिंग मशीन्स मैंने देखी हैं, चाहे वो कोवर्किंग स्पेसेस में हो, हॉस्पिटल्स में हो, स्कूल्स में हो, कॉलेज में, वो बेसिकली एक नॉर्मल वेंडिंग मशीन होती है जहाँ पे स्नैक्स और चिप्स, ये सारी चीज़ें वो बेचते हैं। इस टाइम पर जहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करें स्नैक्स खाना और चिप्स खाना, वहाँ पर आप क्या सोचते हो कि आप एक हेल्दी वेंडिंग मशीन ला के कितना इम्पैक्ट ला सकते हो? सर, इट्स ऑल अबाउट इंडिया के अंदर अभी तक ऐसी मशीन मार्केट में है आई नहीं, और वी आर द फर्स्ट इन इंडिया। आज की डेट में आफ्टर कोरोना मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ये लोगों की डिमांड है, लोगों के पास रिक्वायरमेंट है और अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हम अपने गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस हाई लेवल पर है। हमारी ऑलरेडी मशीन चल रही है सेक्टर 125 नोएडा के अंदर, पेटीएम बिल्डिंग के अंदर, और हमें ह्यूज रिस्पॉन्स मिल रहा है। वी आर ग्लैड टू सी द रिस्पॉन्स। और अगेन, एज पर इंडियन ऑडियंस, उनकी रिक्वायरमेंट अच्छी से अच्छी चीज़ जो हेल्थ कॉन्शियस है, दे आर एक्सेप्टिंग इट। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो महंगी मशीन्स मैन्युफैक्चर करती हैं। आजकल जहाँ भी मशीन्स लग रही है इंडिया के अंदर, वहाँ हर जगह CCTV कैमराज अवेलेबल होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को अभी भी एक्सपेंसिव वेंडिंग मशीन्स की तरफ जाना चाहिए या लोकल मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स लेनी चाहिए जो एक्चुअली उन्हें सस्ती पड़ती है थोड़ी सी? बात एक्सपेंसिव मशीन्स की नहीं है, लोकल मशीन्स की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आज की डेट में अगर हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं मशीन, ये हमें डबल कॉस्ट करती है। तो आज की डेट में, आज के एरा में इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ईजिली अवेलेबल हो चुकी है और इतने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग चुके हैं ड्यू टू मोदी जी एंड मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स। तो वाइबिलिटी भी आ रही है, क्वालिटी भी डिलीवर हो रही है और रीजनेबल रेट्स पर भी मिल रहा है। ये वाली, अगर जैसे मैं आपको अपनी मशीन की एग्जांपल की बात करता हूँ, अगर यू आर इम्पोर्टिंग दिस मशीन फ्रॉम फॉरेन, तो वी विल बी कॉस्टिंग अराउंड 12 to 13 लाख रुपीज।
और ये हमारी खुद की मशीन इन हाउस है, ये 8 लाख की पड़ रही है और इन हाउस सर्विस भी मिल रही है आपको, एडिंग टू दैट, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट एडिंग टू दैट वो सिंगल जूस वेंडिंग मशीन है, और हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, हम मल्टीपल जूसेस की वेंडिंग मशीन लेके आ रहे हैं, जिससे हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाएं, जिससे हम मशीन को ज़्यादा वाइबल बना सकें, इकोनॉमिकल रेट्स पे प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर सकें। तो बेसिकली क्या है कि इट्स नॉट, मतलब इंडियन मशीन्स मोर ड्यूरेबल और मोर वाइबिलिटी आ रही है। रीजन क्या है कि इंडियन मार्केट के हिसाब से बन रही है मशीन, एग्जैक्टली, और इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। सस्ती महंगी कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। तो आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि अभी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी काफ़ी हो रहे हैं आगे और मेक इन इंडिया हुए से और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आने वाले 5 साल 6 साल 10 साल में ऐसे भी टाइम आ सकती है जहाँ पे इंडियन वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे वेंडिंग मशीन्स को? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इनफैक्ट स्टार्ट होना शुरू हो चुका है और ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ेगा। कई चीज़ों में आप देख सकते हो जो चीज़ें पहले इंडिया इंपोर्ट करता था, आज उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत हर सेक्टर में हुई है। वेंडिंग मशीन इज वन ऑफ देम। ये हमारी मशीन की बात करें, हमारी मशीन के अंदर जो हमने बनाई है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स ओन इन वर्ल्ड, तो इसका भी हमारे पास एक्सपोर्ट की क्वेरीज आ रही है, पर लेटर ऑन स्टेज पर हम एक्सपोर्ट करेंगे। फिलहाल हम इंडियन मार्केट को ही कैप्चर कर रहे हैं। अच्छा, अभी की करंट वेंडिंग मशीन इंडस्ट्री मार्केट क्या है इंडिया में, और क्या लगता है आपको किस तरीके से ये ग्रो करने वाली है आने वाले 2 साल 4 साल में? मतलब मैं आपको बताऊं, इट इज वेरी इनिशियल स्टेज इन इंडिया इन रिस्पेक्ट टू वेंडिंग मशीन्स। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि एक्सेप्टेंस, अडेप्टेबिलिटी, ऑडियंस के हिसाब से अवेयरनेस, ये सारी चीजें एक हिचक है। जैसे आज भी अगर मशीन लगी हुई है, आप भी देखोगे तो रोड साइड पर लगी है, कॉर्पोरेट्स में लगी है, तो आपको भी लगेगा कि इसमें से पैसे डाल के सामान आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आपको भी एक बार डाउट रहता है। तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। और आज पर ड्यू टू मॉडर्न एरा, चेंजिंग एरा, दिस एरा, लोगों को एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है और अब फ्यूचर ही फ्यूचर है। आप फ्यूचर में देखोगे शॉप्स रिप्लेस होने वाली वेंडिंग मशीन के साथ। फॉरेन में, सिंगापुर, ताइवान में हो चुका है काम, पर अब इंडिया में ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। एक अडेप्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखोगे 2 डिकेड पहले लोगों के लिए एटीएम भी बहुत नए हुआ करते थे, और हर आदमी यूजर फ्रेंडली नहीं था एटीएम के साथ। आज एटीएम हर कोने पर है, सेम वेंडिंग मशीन का same कॉन्सेप्ट आने concept। वाला है इंडिया के अंदर। अच्छा विकास जी, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है कंपनी को लेके? आप कोई नए सर्विसेज शुरू करोगे तो इसके ऊपर आप क्या सोच रहे हो? फ्यूचर गोल्स हमारे ये हैं कि हम जितने मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसमें डाल सकते हैं। इनिशियली अभी हम जूस को टारगेट कर रहे हैं, फ्रूट जूसेस। अभी हमारे पास 4 टाइप ऑफ जूसेस तो इस मशीन से प्रोसेस होते हैं, लाइक ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, पोमेग्रेनेट जूस, मिक्स फ्रूट जूस। तो हमने एक वेंडिंग मशीन डेवलप करके ऑपरेशनल कर दी। दूसरी मशीन हमारी अभी प्रोडक्शन में है जो कि शुगर केन और लाइम प्रोसेस करती है। इसके बाद हम कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी वेंडिंग मशीन्स पे वर्किंग कर रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल जूस वेंडिंग मशीन जूसेस की हम मशीन लेके आ रहे हैं। और फ्यूचर गोल्स ये हैं, एक तरीके से आप ये समझो कि एज अ गोफ्रेश टीम हमारा सपना ये है कि हमारी मशीन हर बिल्डिंग, हर कॉर्पोरेट, हर यूनिवर्सिटी, हर हॉस्पिटल, हर जगह लगी होनी चाहिए, हर टूरिस्ट प्लेस पर, जहाँ पर भी किसी को भी फ्रेश जूस चाहिए वो गोफ्रेश का नाम ले और जूस मिले उन्हें। अच्छा, आपने बोला कि आप चाहते हो कि आपके हर कॉर्नर पे, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर हॉस्पिटल में आपकी मशीन हो। अभी आपने बोला कि आप नोएडा में हो, तो आप किस तरीके से एक्सपेंशन का सोच रहे हो? कैसे एक्सपैंड करने वाले हो गोफ्रेश को? सर, इनिशियली वी आर टारगेटिंग इन कॉर्पोरेट्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्टल्स एज डायरेक्ट काउंटर्स एज वेल एज फ्रेंचाइजी ऑल्सो। तो फ्रेंचाइजी काउंटर में क्या है कि हम लोग फोको मॉडल के अंदर फ्रेंचाइजी सेल करते हैं, फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो बैकएंड के जितने भी टास्क हैं वो गोफ्रेश मेंटेन करता है। तो उसकी एक कॉस्ट है फ्रेंचाइजी की, विच इज 8 लाख प्लस जीएसटी। उसके बाद ये एक्सपेंशन का पर अच्छा मॉडल है। हमारे पास आज भी फ्रेंचाइजी की काफ़ी क्वेरीज हैं। हमने रिसेंट एक फ्रेंचाइजी क्लोज भी करी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ये एक लोगों के लिए साइड इनकम भी है और हमारी मशीन्स मल्टीप्लाई करने का अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी है। अच्छा, तो आप अपने फ्रेंचाइज मॉडल को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आप कैसे फ्रेंचाइज मॉडल देते हो, कौन सा मॉडल है वो, ताकि व्यूअर्स को अच्छे से समझ आ पाए? बिल्कुल, फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, इट इज़ फोको मॉडल। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी पर्सन एक अमाउंट पे करके आपकी फ्रेंचाइजी परचेज करता है, लेकिन उस फ्रेंचाइजी के जितने भी बैकएंड ऑपरेशंस हैं, लाइक अगर हम अपनी फ्रेंचाइजी के अंदर बात करते हैं तो फ्रूट्स की रिफिलिंग से लेके एंड कंज्यूमर तक ग्लास का डिलीवर होने तक जितने भी बैकएंड के ऑपरेशंस आते हैं, फ्रूट्स की प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक, इंक्लूडिंग ऑल, ये सारे टेकन केयर बाय द कोफ्रेश ओनली। आपको रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू सब डेटा मिलता है एज ए फ्रेंचाइजर कि हाँ मेरे कितने ग्लास सेल हुए हैं, क्या मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। वो म्यूचुअल लेवल पे हमारे उनके साथ टर्म्स सेट हो जाते हैं कि हम इसमें इस रेट्स पे प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे एक फ्रेंचाइजी का मॉडल है। मतलब बेसिकली
किसी को भी एज अ साइड इनकम स्टार्ट करना हो तो ये इससे बढ़िया मॉडल कुछ नहीं है। अगर आप आज बैंक में पैसे डालते हो 7% मिल रहा है, कोई 12% मिल रहा है, डिपेंड करता है अलग अलग स्कीम के ऊपर, आप ROI देखोगे, इससे बढ़िया स्कीम और इससे बढ़िया साइड इनकम नहीं है इनिशियली। और जिसके अंदर कस्टमर को हैसल ही नहीं है, ना लोकेशन चुनने की हैसल नहीं, कहाँ लगाना है, किसे बेचना है, वो सब कंपनी करती है। फोको मॉडल बेसिकली क्या होता है, सारा कुछ कंपनी चलाएगी, एंड टू एंड एंड टू एंड सोल्यूशन। फ्रेंच एज अ कस्टमर उसने बस एक फ्रेंचाइजी ली है, इन्वेस्टमेंट करिए, वो मशीन उसकी हो गई और बाकी ऑपरेशंस कंपनी करके देगी और पैसे भी कमा के देगी।